डे 5 और आज मॉर्निंग में मैंने किया अपना बॉडी फैट चेक। बॉडी फैट आ गया है 0.3% डाउन के आसपास। सो कल मैं बोल रहा था कि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि मेरी बॉडी का जो ग्लाइकोजन स्टोर है ऑलमोस्ट डिप्लीट हो चुका है। तो कल शाम को पहली बार इतने दिनों से जब से मैं ये कर रहा हूँ, चार चार दिन से, कल शाम को पेट में ना फील हो रहा था कि भूख लग रही है और वो बैठना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। सो इट्स अ गुड साइन बेसिकली कि हंगर जो है, हंगर अब किकिंग करना स्टार्ट कर गई है। तो आज करेंगे हम अपना शोल्डर स्ट्रेन करेंगे थोड़ा सा, और साथ में करेंगे कार्डियो। एंड उसके बाद फिर देखेंगे बाकी और क्या मन करता है। बट ओवरऑल आइडिया ये है कि आज करेंगे हम अपने शोल्डर ट्रेन, थोड़े से बाइसेप ट्रेन, सॉरी ट्राइसेप और बाइसेप ट्रेन करेंगे, और थोड़ा कार्डियो करेंगे आई थिंक आधे एक घंटे का। एंड उसके बाद घर को निकलते हैं। सो टाइम हो रहा है 8, 8:15। लेट्स स्टार्ट। सी सो आज थोड़ा सा स्टेप करेंगे और उसके बाद चलेंगे हम अपना वर्कआउट में। सो एक चीज़ है, मेरी ना लोअर बैक जो है थोड़ी वीक है। Five. Two, three, so, 8, 9, 10, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 4, 5, 8, 9, 10. Oh, two. One, two, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 10, 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Let's go. थोड़ा ट्राइसेप स्ट्रेच लेंगे, फिर यहाँ पे इसको जितना डेप्थ में लेके जाएंगे उतना अच्छा स्ट्रेच आता है, बिकॉज यहाँ पे ट्राइसेप एक्सटेंशन पे रहता है। 9 10 11 12 13 14 15 16 17, और जितना क्लोज रखोगे ना ट्राइसेप उतना अच्छा। 7 8 9 10 15 16 17 18 20 4 5 हाँ, कोशिश होती है 10 मिनट का स्ट्रेच करें, बट कभी कभी टाइम की वजह से 5 मिनट भी चलता है, तो मिनिमम 5 मिनट तो करना चाहिए। सुबह कल लेग्स लगाए थे तो हैमस्ट्रिंग जो है ना लॉक सी टिपिकली पैर के नीचे पहुंचा जाता है, आज यहाँ तक जाने में भी दर्द है। ठीक है, फिर काम करते हैं, थोड़ा सा वेट उठाते हैं सो दैट इट विल पुश मी डाउन अ बिट। हम शीशे की तरफ मुड़ता हूँ। और वैसे मैं कुछ लेके आया हूँ जिससे थोड़ी सी बैक मसाज करेंगे। सी कितना डिफरेंस आ गया। क्रैम्प आ रहा है पैर पे, बट रिजल्ट आपके सामने है ना। पहले यहाँ तक ही जाया जा रहा था, अभी इजीली मैं अपना पैर टच कर पा रहा हूँ। सो बड़ा ज़रूरी है ये चीज़ें समझना, है ना। अदरवाइज लाइक कि आज तो मेरी बैक बड़ी ज़्यादा सोर है। सोर नहीं होती, हाँ सोर होती है, बट वो टेंशन है उसके अंदर जो जमी पड़ी है। सो
उस टेंशन का एक ही इलाज यही है कि उस टेंशन को रिलीज करना चाहिए। सो ये है बेसिकली ये बैक मसाजर। तो इसको हम अब धीरे धीरे अपना बैक जो है इस पे डालेंगे। और इस पोर्शन को ढीला छोड़ देना। ये डीप जाता है टिश्यू में। तो एसेंशियली क्या है कि बैक आपकी इस कर्व में होती है, ऐसे होती है, राइट, अंदर को तरफ, सॉरी ऐसे हो, नहीं उल्टा हो रहा। हाँ ऐसे ही होती है, ठीक है। क्या है कि जब टेंशन होगा तो आपका टिश्यू जो है टेंस हो गया, एकदम टाइट हो जाएगा वहाँ पे। सो इसलिए इसको रिलीज करवाना बड़ा ज़रूरी होता है, स्पेशली जब आप वर्कआउट कर रहे हो रेगुलर बेसिस पे। तो ये आएगा ही आएगा, लेकिन वर्कआउट में यही होता है कि आप मसल स्क्वीज करते हो, एक्सटेंड करते हो, स्क्वीज करते हो, एक्सटेंड करते हो। तो जो माइक्रो टीयर होता है उसकी वजह से आपका मसल उसमें चला जाता है, स्क्वीज में चला जाता है। थिंक अबाउट इट लाइक कि जब आपको कहीं पर लग जाती है और वो जख्म होता है तो आपका स्किन क्या कहते हैं, स्किन वहाँ पे टाइट हो जाएगी। तो सिमिलर वे ये भी वैसे ही स्क्वीज हो जाता है। माइक्रो टीयर्स होते हैं, माइक्रो टीयर इसको रिकवर करेंगे और वो उसी जगह पे सेट होना स्टार्ट हो जाती। ये आपका काम है कि वो जो स्ट्रेच है उस जगह पे उसको रिलीज करवाओ। और आई थिंक हमने काफ़ी कर लिया ये स्ट्रेचिंग। अब चलेंगे बैक एकदम ना फ्री सी फील हो रही है। तो चलते हैं वर्कआउट करते हैं, फिर देखेंगे बाकी वाला हिस्सा। लेट्स गो स्टार्ट अवर फर्स्ट सेट। सो थिंग इज लास्ट टाइम हमने जब ये किया था हम गए थे अराउंड 25-30 में। तो आज हम उसके हाफ से स्टार्ट करेंगे एंड सेम वेट तक जाएंगे। कोशिश करेंगे मे भी अगर थोड़ा सा हैवी जा सकें तो। सो लेट्स गो स्टार्ट। हाँ इजी है। 1 Right. Wasn't bad. अभी दूसरा वार्म अप लेंगे हम 20 पे, देखते हैं 35 तक अगर जा सकेंगे। So, पहला सेट डेफिनेटली हैवी किया जा सकता है थोड़ा कंपैरेटिवली। हाँ अभी दूसरा सेट पे जाएंगे और सेम 5 रैप खींचेंगे और फिर अगला सेट देखेंगे थर्ड में मे बी 25। ओके हैवी तो है ये, मैनेजेबल। अब मुझे लगता है मेरे को हैवी जाना नहीं चाहिए इससे वार्म अप के टाइम पे, बट चलो 22.5 ट्राई करते हैं। 3 ही रैप लेंगे और पहला सेट जो है वो हम 30 पे उठाएंगे। ओके हार्ट रेट है 130। सो आई थिंक ठीक है, इस पे स्टार्ट कर सकते हैं और आगे देखते हैं कैसे जाएगा। लेट्स गो 1
2, 3. ओके, ये हैवी है। एक और चीज़ यार, मैंने आज एक गलती कर दी, मुझे इसका गेन थोड़ा सा डायल डाउन करना है। हाँ, बिकॉज गेन के साथ ऐसा है कि अगर आपका गेन हाई है ना, तो वो रुलाता है बेसिकली बाद में ऑडियो निकालने के लिए, क्योंकि बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है और बैकग्राउंड म्यूजिक पे क्या है कि वो इतना ज़्यादा कैच हो जाता है कि एक तो वॉइस क्लियर नहीं आती, दूसरा बाद में उसको आइसोलेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वॉइस और बैकग्राउंड म्यूजिक जो है वो दोनों ही काफ़ी ज़्यादा मिक्सअप हो चुके होते हैं। सो इसलिए थोड़ा सा गेन डायल डाउन किया मैंने। अभी हम जा रहे हैं 30 पे सेट नंबर 1। अगर ये डिसेंट लगा ना तो मैं सोच रहा हूँ 35 अटेम्प्ट करते हैं अगला सेट। अगर मैनेजेबल हुआ तो, मतलब आइडिया ये है कि 12 से 15 रेप्स अगर इस वेट पे जा रहे हैं, उसमें भी आई कैन थिंक अबाउट गोइंग टू 35। उस पे 8 रेप्स ट्राई करेंगे। हार्ट रेट है 116, सो लेट्स गो। मैनेजेबल है। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. ओके, हैवी था, बट आई थिंक एक सेट इसे थोड़ा सा हैवी जाया जा सकता है। और उसके बाद तो कैसे करें? ओके, क्या करेंगे? 25 प्लस 32.5 और 5, 25 और 10 किलो और ऐड करते हैं, हम हो जाएंगे 35 पे। मॉर्निंग में जब हम पहला सेट लेते हैं ना, मॉर्निंग में या इवनिंग में कभी भी, तो पहले सेट पे तो लाइक बॉडी फुल एनर्जी में होती है, क्योंकि जो भी आपके अंदर ग्लाइकोजन होगा इनिशियली तो फुल्ली प्रेजेंट होगा। फास्टेड वर्कआउट में ये होता है कि आपका ग्लाइकोजन स्टोर जो होता है, अगर आप फास्टिंग टाइप पे चल रहे हो तो वो वैसे ही डिप्लीशन पे होता। तो मेरी अटेम्प्ट है कि यार स्टार्टिंग में ही जितनी भी बॉडी की स्ट्रेंथ है उसको पुश कर लो, सो दैट इजी रहेगा फैट पे स्विच करना। वो बात अलग है कि हालत ख़राब हो जाती है तो तीसरे सेट में आते ही। मेरा हार्ट रेट है 143। ओ माय गॉड। अभी जस्ट स्टार्ट किया। टिपिकली पहले सेट में इस लेवल का हार्ट रेट जाता नहीं है, मैक्स 140 टच करेगा हार्डली। लेकिन हाँ, मैं थोड़ा सा पुश करना चाहता हूँ। राइट, इसमें अगर 8 भी निकल जाएंगे आई थिंक इनफ। ज़रूरत नहीं है 12 तक जाने की। मिनिमम टारगेट 8 करेंगे
और अगर स्ट्रेंथ होगी तो हम सोचेंगे कि 12 तक चले जाएं कम से कम, और अगर ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी तो 15 कर लेंगे अटैम्प्ट, बट होगा नहीं मुझे यहाँ तक लगता है। आई थिंक 8 निकल जाएं काफ़ी है। लेट्स गो। ओके, हैवी तो है। 4 5 ओके, 8 आना भी मुश्किल है। 6 7 8 9 बस काफ़ी है। इसका स्ट्रगल बढ़ता जाएगा। नेक्स्ट सेट 10 किलो ड्रॉप करेंगे सीधा सीधा, सो दैट मेरा ड्रॉप जो है रीज़नेबल है। और एक और लास्ट सेट लगाएंगे 15 पे। सो दिस वे हम क्या करेंगे, हम बेसिकली अपना पहला ही सेट जो है उसमें अच्छा खासा हीट प्रोड्यूस कर लेंगे बॉडी में, सो दैट बाकी सेट्स में बॉडी जो है वो ऑलरेडी एग्जॉस्ट हो और पंप अच्छा खासा आया हो। यू वोंट बिलीव, लेकिन काफ़ी पंप है। मैं 1 मिनट का ब्रेक लूँगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट सेट। ओके, 1 मिनट का ब्रेक हो गया हमारा पूरा। सो लेट्स स्टार्ट और कोशिश करते हैं। और एक और चीज़ है यार, ये स्ट्रेच जो होता है ना, वो बड़ा अच्छा रियर शोल्डर पे आता है। ऑलराइट, सो दिस इज सेट नंबर 3। यस, तो सेट नंबर 3 12, कोशिश 15, लेकिन 12 कम से कम। लेट्स गो। हाँ, इजी है ये लग रहा है। 2 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे फ्री किक हो गई। लास्ट ओके, सो लास्ट सेट बिल्कुल ही ड्रॉप पे जाएंगे। 10 रेप भी काफ़ी है। हाँ, क्योंकि मसल पंप हो चुका है, और क्या करेंगे उससे ज़्यादा करके। 1 मिनट का लेंगे ब्रेक। हार्ट रेट है 140 के आसपास। सो यार, जैसे मैंने पहले भी बोला था कि अगर आप 3 सेट ले रहे हो, राइट, 2 वार्म अप सेट और 3 वार्म अप सेट, और मैं वॉकिंग सेट की बात कर रहा हूँ। सो 2 या 3 वॉकिंग सेट ले रहे हो अच्छे से, तो आपका मसल जो है वो ऑलरेडी पंप हो जाता है, और उसमें जो टीयर आना था वो आ चुका होता है। सो उसके बाद उसको अननेसेसरी एक्सटेंड करने का कोई ज़्यादा फ़ायदा होता नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि 4 सेट चाहिए, तो लास्ट सेट जो है बिल्कुल ही लाइट वेट पे चले जाना चाहिए, उतना जितने पे वार्म अप सेट चालू किया था। सो इट्स लाइक लास्ट का जो हल्का फुल्का टेयर है वो भी पूरा हो गया। तो दूसरा वार्म अप सेट और लास्ट सेट बहुत ही स्लो मोशन में आया, सो दैट फोकस जो है वो टेयर पे होगा। 5 से मेरा इसमें भी ख़त्म हो चुका है, मैं बस कर रहा हूँ। ये जो सेट है ना, इसमें हम डायरेक्ट आएंगे, वार्म अप नहीं लेंगे, बिकॉज
ऑलरेडी वार्म अप हमने लगा लिया और इस बार मैं ये ग्रिप्स जो हैं इस पे ये सेट लगाऊंगा, बस इनसे क्या होता है आपकी ग्रिप थोड़ी सी थिकनेस पे आती है और सो नॉर्मली हमें जब आदत पड़ चुकी है बेसिकली इतना सा वेट उठाने की और उसी पोजीशन में जा रहे हैं, तो एक वेरिएशन क्या होती है, ये ग्रिप्स 100-200 रुपए की आपको अमेज़ोन पे मिलेंगी। आप इसको लगा के ट्राई करो, अगर जो वेट डिस्ट्रीब्यूशन है ना काफ़ी लेवल तक चेंज हो जाएगा, क्योंकि जो आदत पड़ी है बॉडी की उससे ये बिल्कुल ही अलग लेवल पे ले जाएगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो ज़्यादा वेट पे जाना नहीं है, 10 किलो काफ़ी है, ठीक। तो लेट्स गो। Again, V shape. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। तो ये जो वर्कआउट है ना, ये मैंने देखा था फिल हीथ को कहते हुए, एंड ये एक्सप्लेन कि इस तरह से जाने पे ज़्यादा फटीग नहीं जाता है। सो मैंने ट्राई किया और एक्चुअल में ये ज़्यादा इफेक्टिव लगता है, स्पेशली हमने ये पोर्शन तो कर ही लिया, इसको वाइड पे लेके जाते यार, you won't believe, सीरियसली आजकल ना एक सेट लगाना भी मुश्किल हो रहा है, बिकॉज ऑफ जो बॉडी फटीग है ना अपना, वो कुछ ज़्यादा ही चल रहा है इस सिस्टम से, तो मुश्किल हो रहा है सच में। Okay. तो पहला सेट तो दूसरा सेट तो आराम से निकल जाता है, लेकिन दिक्कत आती है तीसरा चौथा सेट पकड़ने में। Okay, let's go. चलो यार, ये जो जर्क आता है ना, ये नहीं करना चाहिए। मेरे से भी ये गलती होती है, मैं भी कई बार जर्क्स कर देता हूँ। नेचुरली ना बॉडी के अंदर क्या होता है, साइकोलॉजी में बैठा है कि उसको ऊपर तक पुश करना, ठीक है। तो जब हम फटीग पे जाते हैं तो हम नहीं कर पा रहे होते, तो ऑटोमेटिकली वो जर्क निकल के आता है, तो करना नहीं चाहिए। जर्क्स जो बेसिकली इंजरी बढ़ा देते हैं चांसेस। बैठने की जहाँ फटीग आना चालू हो जाता है, इवन अगर हाफ रेंज पे जा रहा है वो भी काफ़ी होता है। सो ज़रूरी नहीं है कि फुल ऊपर तक एक्सटेंड ही करना, मेन पॉइंट है आपको उसको स्क्वीज में लाना होता है, आपको उसको स्ट्रेच करना होता है मसल को, तो आप 7-8 अच्छे से कर चुके हो, उसके बाद जब फटीग आ चुका है तो इवन आप उसके बाद के जो 4-5 वो हाफ रेंज में भी करते हो, है ना। ओके, लेट्स गो सेट नंबर 3।
Okay. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. All right, अब नहीं होगा 12. अब सो 15 रैप इस पर भी होगा, 3 सेट हो गए, एक और लगाएंगे फिर क्लोज करते हैं उसको. राइट, that's it. I think 10 reps are enough. 10 मिनट में बहुत है, जरूरी नहीं है 15 पे की जाएगी. हो पाएंगे तो करेंगे, वरना let's go. 1, 4, 6, 7, 8, 9, 10. काफी वो क्या हाल है? 4, 5. Hey, let's go. So, oh, it wasn't bad. But heart rate आ गया 150, 160, 158, sorry. Nobody ever tells you that they're going to kill you. वो सेट लगाएंगे, Doesn't happen. वो लगाएंगे हम फ्रंट यूज करोस with roll. Okay. Heavy है थोड़ा सा, but let's go. Heavy है थोड़ा सा, कितना पड़ेगा लेना? 8. Ah, 161 heart rate. Let's go. अगला लेंगे इस तरह का मसल पंप हो जो है पूरी बॉडी में फटीग सेट है इस टाइम पे इसको
Nine. Ten. 11. 12. Let's go. Nine, 6, 7, 8, 9, 10. That is six. Back to back. So, 160 hardware. Consider I'm doing this skill lightweight. Let's go. I get here. Well, shisha. Seriously. Ah, take that. 8. Oh. Oh, very much. 9. 10. Heart rate 160, 465. 13. All right. 7 घंटा हो गया सिर्फ फ्रंट शोल्डर ट्रेनिंग पहले करना करेंगे रियर सैटरडे को याद करेंगे इवेंट so किलो के डंबल से ओके अब कोई वार्म अप सेट नहीं लूँगा बिकॉज वार्म अप हो गया यार ठीक है so let's go 1 2 3 4 7 8 9 10 Alright. ये आउटवर्ड टर्न करके करेंगे थोड़ा सा अलग फोकस देता है हाँ एक सेट हम सारे शॉट से भी लगाएंगे जस्ट पुश अ बिट मैं भी थोड़ा बहुत पोस्चर टूटेगा उसमें बट पंप अच्छा आएगा तो एक ट्राई करके देखते हैं उसके बाद बाकी के दो जो सेट हैं जो दो सेट हैं उनको हम 5 से ही करेंगे अगर नहीं हुआ तो 5 किलो का डंबल मैंने साथ में ही रखा और उसी पे आ जाएंगे वापस तो फर्क तो है
तो बल्कि ये उठाना बहुत मुश्किल हो रहा है अभी। ये तो थोड़ा सा आर्म फोल्ड करेंगे अब। ओके 10 तो हो गए, बस the last 5 minutes inward position। Oh my god। ah एक और ओके सर नहीं होगा भाई इस पे। यार सीरियसली पता है लोग सिंपली बोल देते हैं कि कहते हैं ना डब्बा खा लिया या इंजेक्शन लगा लिए। ठीक है यार, स्टेरॉइड से लोगों को थोड़ा सा एडवांटेज होता है कि बॉडी जो है बेसिकली हाई टेस्टोस्टेरोन पे होगी तो मसल ग्रोथ अच्छा होता है, रिकवरी जल्दी होती है और नाइट्रोजन रिटेंशन जो होता है बॉडी में बढ़ जाता है। ठीक है, पर इट्स नॉट जस्ट स्टेरॉइड्स। ठीक है, स्टेरॉइड्स क्या करेगा, आपका टेस्टोस्टेरोन जो है लेट्स से 600 700 500 400 की रेंज में होगा, उसको उठा के सीधा 1200 की रेंज में डाल देगा। ठीक है, बट टेस्टोस्टेरोन जो है अपने आप में मसल नहीं प्रोड्यूस कर सकता, यू हैव टू फीड योर बॉडी प्रॉपरली, तभी वो वर्क करेगा अच्छे से। ठीक है, सो मेन जो चीज़ है वो है डाइट। कितने ज्ञानी लोगों ने यही बात बोली है कि भैया बॉडीज आर बिल्ट इन किचन। तो ये बोलना कि यार डब्बा खा के बॉडी बनाई है या स्टेरॉइड्स पे बनाई है तो बेवकूफ़ी है। बहुत हार्ड वर्क है यार, ऑनेस्टली बोलूँ। मैं बहुत से ऐसे 20 21 साल के लड़के हैं हमारी जिम में, बच्चे हैं अभी, और उनको बहुत वो है यार कि मेरे को ना बिल्कुल ही मॉडल कट बॉडी बनानी है जो हम इंस्टाग्राम वगैरह पे देखते हैं। पर दो चीज़ें हैं यार, पहली बात वो ये नहीं समझते कि आपका जेनेटिक अलग है। ठीक है, तो मैं तो साउथ अफ्रीका में रहा हूँ, तो साउथ अफ्रीका में कैसा है कि वहाँ के लोग रेड मीट बहुत खाते हैं। ठीक है, हमारी डाइट्स में मीट ही नहीं है, पहली बात तो हम वेजिटेरियन लोग हैं ज़्यादातर इंडिया में। तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी बॉडी बचपन से ही प्रोटीन कम ले रही है और आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस जो है वो प्रोड्यूस्ड है। सो ये जो चीज़ है ये आपको जेनेटिकली चलती आ रही है कि हाउ टू डील विद सो मच ऑफ शुगर इन योर डाइट। इंडियंस जो है उनको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि सबसे ज़्यादा डायबिटीज़ का प्रॉब्लम इंडिया में है। और रीज़न बड़ा सिंपल है, फर्स्टली हमारा डाइट जो है वही ख़राब है। ठीक है, वी हैव अ लॉट ऑफ शुगर, वी हैव अ लॉट ऑफ high glycemic index food, right? Unhealthy fat or low protein. So अब देखो यार, हमारे भी स्कूल कॉलेजेस में
2-3 लड़के ऐसे होते हैं और बिग, ठीक है, बल्कि से होते हैं, 90-90 100 किलो वेट होता है, 12th क्लास में ही। बट आप उनकी बॉडी देखो, दे आर जस्ट फैट, दे आर जस्ट फैट एंड दे आर बिग। उन लोगों को इतना कट किया ही नहीं जा सकता कभी उनसे, बिकॉज इट्स अ ह्यूज 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 जर्नी फॉर देम, ठीक है। बट सेम आप अफ्रीका में 19-20 साल का लड़का देखोगे, सेम साइज का, उसके अंदर जो मसल होगा ना, दैट वुड बी लाइक ट्वाइस ऑफ दिस गाय। सो लेट्स से अगर इसका लीन मसल है 40 किलो, उस बंदे में ऑलमोस्ट 60 किलो के करीब करीब लीन मसल होगा। आई मीन कंपैरिजन दे रहा हूँ, 1.5-2 टाइम्स के आसपास, बिकॉज उनका डाइट स्ट्रक्चर ही वैसा है कि प्रोटीन उनको डेली चाहिए, ठीक है। मेरा एक फ्रेंड रहा है साउथ अफ्रीका में, कबेलो, हम दोनों सेम घर शेयर करते थे, और मैं रहा वेजिटेरियन उस टाइम तक, तो मैं कुछ भी नॉन वेज टच नहीं करता था। फिर धीरे धीरे मैं चिकन खाना स्टार्ट किया, बिकॉज ऑप्शन ही नहीं है यार, भूखा तो नहीं रहेगा बंदा। उसका कैसा था, उसको मीट चाहिए डेली, अगर उसको नहीं मिलेगा वो परेशान होना चालू हो जाता था। एंड उसमें भी एक बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि उसको टेस्ट नहीं चाहिए, उसको बस मीट चाहिए, प्रोटीन पूरा करना। सो क्या कहता था, और स्टेक खरीदता था एक, उसको फेंकता था तवे पे, उस पर डालता था नमक, एंड दैट्स इट, उसी को पका के खा जाना। और यार मतलब आप सोचो, इस टाइप का रॉ मीट कहाँ ही खाते होंगे लोग, ठीक है। हमारे यहाँ कैसा है, बंदे को चाहिए मटन चिकन, रोगन जोश, तंदूरी चिकन, चिकन बटर मसाला। सो आप समझ रहे हो कि उसमें जितना प्रोटीन ले रहे हो ना, उससे ज़्यादा तो आप हार्मफुल चीज़ें ले रहे हो, इतना ऑयल। एंड एक और चीज़ है कि यार वो ऑयल कौन सा है, वी डोंट नो फॉर श्योर, मोनो अनसैचुरेटेड फैट तो नहीं होगा उसमें, तो सैचुरेटेड फैट हम खा रहे हैं, बॉडी ऑलरेडी उसको बाहर निकालने के लिए स्ट्रगल कर रही है। अब अच्छा फैट होगा ही नहीं, तो आपके हार्मोन्स पे का फोकस आएगा, क्योंकि जो आप हल्का फुल्का मोनो अनसैचुरेटेड फैट खा भी रहे होगे या अनसैचुरेटेड फैट खा भी रहे होगे, दो तरह के होते हैं मोनो एंड पॉली, वो तो यार एक तो है ही थोड़ा सा, और वो आपका सैचुरेटेड फैट का जो प्लेग बिल्टअप है, जो ये चिकन मीट खाने से कोलेस्ट्रॉल बॉडी में जा रहा है, वो तो उसी को क्लीन करने में ख़त्म हो जाता है। सो आप हार्मोन्स प्रोडक्शन पे कहाँ से फोकस आएगा। सेकेंडली, हमारी इंडियन डाइट्स में सैलेड जो है ना, नाम मात्र का है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि लोग सैलेड नहीं खाते, तो सैलेड क्या होता है, खीरा ले लिया, आधा खीरा खा लिया। आप एक किसी भी वेस्टर्न चेन रेस्टोरेंट में चले जाओ, दे लिटरली हैव अ मेन्यू आइटम कॉल्ड सैलेड, ठीक है। और सैलेड और बर्गर का रेट ऑलमोस्ट सेम होगा, एंड इट्स अ फुल मील। लोग एक्चुअल में कोई भी मीट प्रोडक्ट लेंगे तो उसके साथ सैलेड ज़रूर खाते हैं, बिकॉज सैलेड आपकी बॉडी को फाइबर देता है, वही फाइबर जो है वो आपका कोलेस्ट्रॉल क्लीन करेगा, आपकी बॉडी में स्लो शुगर रिलीज करता है, बिकॉज इट्स हाई ग्लाइकेमिक, और आपका जो
प्रोटीन एब्जॉर्प्शन है वो ग्रेजुअली आपके मसल तक पहुंचता है, विच इज़ वेरी गुड फॉर मसल डेवलपमेंट। पर मेरी बॉडी में फटीग आ चुका है अभी, इससे ज़्यादा वर्कआउट तो नहीं खींच पा रहा हूँ, बट ये फिनिश करेंगे, उसके बाद 2 ट्राइसेप लेंगे और निकलेंगे। 1 लाइट पे जा रहा हूँ मैं। 8 9 8 10। सो या क्या कह रहा था मैं, हाँ प्रोटीन कंपैरिजन और ये सब। सो हाँ यार, कल मैंने एक क्या नाम है उस बंदे का, सुनीत सिंह आई थिंक, पहला सिख जो मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफाई करा है इंडिया से। आई थिंक वो ओलंपिया एमेच्योर है शायद, जो भी है, बट ह्यूज थिंग, ऑनेस्टली ह्यूज थिंग। ह्यूज थिंग क्यों? बिकॉज पहली बात यार, बिना जेनेटिक्स के, बिना बचपन से उस टाइप के डाइट में रहने के बावजूद ये बंदे उस लेवल तक अपने आप को बिल्ड कर रहे हैं। ह्यूज थिंग मैन, मजाक नहीं है। बाकी वो डेफिनेशन लाना, वो मॉस पुट ऑन करना, डेफिनेटली इनको स्टेरॉइड्स पे जाना ही पड़ेगा। और ये सारे ही करते हैं यार, जितने भी प्रोफेशनल स्पोर्ट पे लोग हैं सब करते हैं। अदरवाइज look at the old bodybuilders, pre-steroid era. They were like normal यार, उनका बस सिंपल डेफिनेशन बनाते थे, वो compete करते थे। But that was an achievable body. आप आर्नोल्ड और उसके आसपास का जो एरा है, मतलब +- 10 ईयर्स वाला, उस टाइम से देखो तो बॉडी बिल्डिंग चेंज ही होगी पूरे तरीके से। इट वाज ऑल अबाउट मास। और आर्नोल्ड के टाइम तक भी इट वाजंट मच अबाउट टू मच मास। हाँ, आर्नोल्ड वाज मैसिव फॉर श्योर, लेकिन उसके बाद जो 90s का एरा है, और उसमें आई थिंक डोरियन येट्स वाज द मॉन्स्टर। उसका साइज इतना ज़्यादा था कि उसके बाद से तो बॉडी बिल्डिंग चेंज ही हो गया पूरे तरीके से। एंड देन केम रॉनी कोलमैन। रॉनी कोलमैन कहते हैं कि बस ही वाज सो मैसिव, ही वाज लाइक अ माउंटेन, और उसके आगे उसको हराना सबके लिए इम्पॉसिबल सा था। और बॉडी बिल्डिंग में बात करो ना, सबसे मैं बोलूँगा कि सबसे ज़्यादा मोटिवेटिंग बंदा कोई है तो वो है जे कटलर। उसी की डॉक्यूमेंट्री है, ज़रूर देखना। और जे कटलर का ऐसा है, रॉनी वॉज आई थिंक 7 times मिस्टर ओलंपिया, 7 or 8, 7 आई थिंक, और जे कटलर वॉज 4 times। और जे कटलर जो है, ही लॉस्ट टू रोनी फॉर 4 times, 4 बार सेकंड स्पॉट पे आना, बिग थिंग मैन। हर बार वो compete करता था, हर बार वो जाता था, वो हर बार वो उसके सामने खड़ा होता था, रॉनी कोलमैन। ठीक है, तो मुझे तो ऐसा लगता है कि यार उस बंदे ने ना अपना आधा करियर जो है ना, वो रॉनी को ही बीट करने में लगाया है। ठीक है, एंड और जे कटलर की डॉक्यूमेंट्री देना, वो बंदा बोलता है कि यार मैं हर बार और ट्रेन करता था और बेटर प्रेप करता था और मैं चाहता था, लेकिन रॉनी जो है उससे भी नेक्स्ट लेवल पे ट्रेन होके आता था। सोचो, मतलब
उस बंदे ने अपने आप को कितना ज़्यादा उस तरह से ट्रेन किया होगा कि रोनी को बीट करना है, और दैट वाज स्टिल ओके। कहते हैं जब जे कटलर ने रोनी को बीट किया था, सो उस टाइम पे रोनी वाज नॉट डूइंग वेल। उसकी एज हो रही थी और उसमें ना वो इन्फ्लेमेशन और बाकी इश्यूज ना स्टार्ट हुए थे। एंड आई थिंक दैट वाज द लास्ट कंपटीशन जो रोनी ने प्ले किया था। इंजरीज और वो सब चीज़ें उसमें किक इन कर चुकी थी उस टाइम पे। सो रोनी वाजंट इन हिज प्राइम व्हेन जे फाइनली बीट्स हिम। लेकिन वो कोई इतना बड़ा अचीवमेंट मैं फील नहीं करता हूँ उसका। मैं ये बिलीव करता हूँ कि ही वॉज ट्राइंग टू टारगेट समथिंग, राइट, और उसी चीज़ को करने में उसने अपनी लाइफ का आधा करियर जो है उसी में स्पेंड किया है। फॉर हिम इट वॉज लाइक द लास्ट थिंग टू एवर डू, बिकॉज देयर वाज नोबडी इवन क्लोजर टू रोनी एट दैट पॉइंट, एंड नोबडी हैड इमेजिन कि बॉडी बिल्डिंग में कोई इतना बड़ा मॉन्स्टर भी आएगा। सो जे हैड फाइनली डन इट, और उसके बाद जे कटलर was the champion and he won again, right? So success जो थी ना जे के सिर पे उस टाइम पे चढ़ी हुई थी, but उसका जो सबसे ज़्यादा मोटिवेशनल पार्ट है ना वो तब का है जब वो उसके बाद हारा था। So Jay was doing fine, I think he won that Olympia, उसके बाद एक और ओलंपिया जीता और उसके बाद एक और ओलंपिया जीता। So think about it, Jay was competing for somewhere around 8 साल, 8 9 10 साल में भी, और उस टाइम पे जे का हारना was like, his career is over, right? क्योंकि उसकी एज भी किक इन कर चुकी थी उस टाइम तक। और जब रॉनी कोलमैन हारा तो उसके बाद रॉनी कोलमैन ने रिटायरमेंट ले लिया था। इट वाज वेरी क्लियर कि जे कटलर्स करियर वाज ओवर, बट देन वो वापस जाता है। ही कुडंट बिलीव ये क्या हुआ कि अब तो मैं टॉप पे आ चुका था और यहाँ से मैं कैसे गिर सकता हूँ सडनली, right? I mean, these guys are not even close to Ronnie. So how? Because I think he lost to Jackson. I'm not sure, but I think. और उस टाइम पे जब he lost to I think Jackson शायद, so he went back. He trained for another year. और उसके बाद का जो उसका कमबैक है ना, that's the most legendary in बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री। सो जे कटलर का एक वो पोज है, व्हाट डू वी कॉल इट, जो उसका यार एक ही पोज है यार, वो लेग वाला, थॉम समथिंग, आई कांट रिमेंबर द नेम, बट हाँ वो जो उसका वो वाला पोज है ना, एंड देन ही केम बैक विद दैट कंडीशनिंग। सो दैट वाज अनबिलीवेबल, नोबडी कुड बिलीव कि ऐसी भी बॉडी बनाई जा सकती है। और तब से लेके आज तक उस लेवल की बॉडी हमने नहीं देखी। सो या दैट वाज जे कटलर। अब ज़रूर देखना उसकी ये डॉक्यूमेंट्री है, आई थिंक यूट्यूब पे मिल जाएगी। सो दैट्स द गाय, नॉट जस्ट इन बॉडी बिल्डिंग, लाइफ में भी कभी भी फेलियर्स आते हैं। सो ही इज़ वन ऑफ द गाइज, उसका वो जो फेज़ है दैट्स वेरी मोटिवेटिंग। फेलियर्स लाइफ में सभी के साथ होते हैं। वी ऑल win certain things, we all lose certain things. How we come back and how we look at that failure, that's very important.
जे कटलर का यार एटीट्यूड जो है ना, सल्यूट है उस बंदे को। इज़ लाइक कि मेरे को हारना नहीं है, ऐसे कैसे हरा दिया इसने मुझे। एंड देन ही केम बैक एंड देन ही टुक रिटायरमेंट। आई थिंक इट वाज जैक्सन सितंबर मे बी, नॉट श्योर, कुछ ऐसा ही। कौन था यार, मैं चेक। wasn't September, it was something else maybe. Dexter Jackson. Yes, Dexter Jackson को हारा था वो 2008 ओलंपिया। और he won 2006, 7, 9 and 10 Olympia. Or he's he was in 2010 he was 37 years old, right? Huge thing, man. So I think 2001 से he was competing, 10 साल तक उसने किया। 2010 में he won, 11 में he was runner up to Philippe, और 12 में आई थिंक उसने compete करना छोड़ दिया था शायद। हाँ, 12 के बाद he was out। 2013 में he did, but then he was out because of his injuries. So 11 साल, 12 साल का करियर। ह्यूज थिंग। नहीं, 12 नहीं, 13 साल का करियर हो गया उसका। बिग थिंग यार। ओके, lastly cardio and then live. थिंग इज कि बॉडी में से ना जान नहीं निकल रही बिल्कुल भी। बॉडी थक चुकी है यार, सच में मुश्किल है कि कार्डियो करना भी चैलेंजिंग होता है। हम बात कर रहे हैं वर्कआउट करने की हैवी, मुझे तो लगता है कार्डियो भी बुरी हालत कर रहा है आजकल। मे बी नेक्स्ट वीक से सुबह कुछ खा के आना पड़ेगा, प्री वर्कआउट, सो दैट बॉडी में थोड़ी स्ट्रेंथ रहे। बट अभी कैसे है कि कोशिश यही है कि यार जितने से ज़्यादा फैट हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा फैट लॉस करना है। तो उस चक्कर में कार्ब्स बहुत ही कम है। कल मैंने एक रोटी खाई है, थोड़े से आलू खाए होंगे उसके साथ रात को डिनर में। हार्डली कितना होगा, 60 ग्राम्स, 50-60 ग्राम्स कार्ब्स होंगे। दोपहर में हार्डली नहीं, कल रात रोटी नहीं खाई, कल रात 50 ग्राम राइस खाया मैंने बस, विथ सम पोटैटो। तो वही 50-60 ग्राम कार्ब्स, क्योंकि कुकड राइस है 50-60 ग्राम के आसपास। तो इट्स समवेयर अराउंड 50% ऑफ दैट इज कार्ब्स, बाकी तो वाटर रहता है उसमें। और दोपहर की बात करूं तो कल दोपहर को राइस खाए होंगे आई थिंक 70-80 ग्राम, मे बी 100 ग्राम के आसपास। हाँ, तो दोपहर को कार्ब्स होंगे मेरे 100 कार्ब्स के आसपास से। सो कल का ओवरऑल 150 ग्राम कार्ब्स होंगे। आज कोशिश है 150 ग्राम से भी कट करके 80 ग्राम्स के आसपास आने का। सो वही रीज़न है कि मेरा अगर सुबह मैं कार्ब्स खाऊंगा तो फिर पूरा दिन खाने को कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। मे बी क्या करेंगे, कल से अर्ली मॉर्निंग 20 ग्राम्स ओट्स, जो कि 12-13 ग्राम कार्ब्स देंगे, और एक वे प्रोटीन पी लूँगा शायद। और
They'll give me 20 grams of carbs in the morning. वो ये फिर वो राइस वाइस सब बंद करना पड़ेगा, पर ठीक है। आई थिंक 10 दिन की बात है, 10 दिन के लिए मैं भी ट्राई करेंगे अगर हालत वैसी हो रही है तो। एक पॉइंट है बॉडी में, आई थिंक इंसुलिन रेजिस्टेंस अच्छा खासा बना पड़ा है बिकॉज ऑफ शुगर इश्यूज आई हैव डेल्ट विद फॉर ऑलमोस्ट 6-8 months। मेरा HbA1c भी है, वो भी ये सजेस्ट करता है कि you're प्री डायबिटिक, बट इट्स नॉट दैट फॉर श्योर, क्योंकि आप दिन के 3-4 एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हो, कोल्ड ड्रिंक्स पी रहे हो, सो ऑब्वियसली आपका ओवरऑल शुगर लेवल जो होगा HbA1c में हाई ही आएगा, राइट। सो 3 महीने में अगर आप ऑन एन एवरेज डेली के 150 ग्राम के आसपास शुगर खा रहे हो तो हम शॉक्ड कि वो डायबिटिक लेवल में क्यों नहीं है। दैट्स नॉट अ बिग डील, बट हाँ उससे अपना जो ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। सो वो इंसुलिन रेजिस्टेंस काटने में थोड़ा टाइम तो लगेगा फॉर श्योर। ये जो प्री वर्कआउट है इसमें बिकॉज कैफीन इतना ज़्यादा है, इट कीप्स मी एक्टिव। सो मुझे ऐसा फील नहीं हो रहा है कि मेरी बॉडी में एनर्जी नहीं है, स्पेशली ये रहता है एक्टिव रहता है, शाम तक एक्टिव रहता है। तो इवन तो मैं कम खा रहा हूँ, इट कीप्स मी फोकस्ड कि ऑफिस भी है, काम भी करना है, और मेरा माइंड डाइवर्ट नहीं होता या वहाँ की चल यार शुगर खा ही लेता हूँ, या एक बिस्किट या एक चॉकलेट या कुछ भी ऐसा इसमें शुगर होता है ना टिपिकली तो इससे मुझे एक ये एडवांटेज फील हुआ कि इट्स कीपिंग मी फोकस्ड थ्रू आउट द डे। सो अभी तक तो समहाउ आई एम मैनेजिंग। अब इसके बाद क्या होगा वो नेक्स्ट वीक देखेंगे। यस, वन थिंग, फैट लॉस पे बॉडी आ चुकी है फॉर श्योर। मॉर्निंग में जब मैंने चेक किया है तो इट वाज 12.3। लेट मी गो टू माय रिकॉर्ड। सो लास्ट मैंने किया था लास्ट मैंने किया था वेट ट्यूसडे को वेट था 78 किलो, बॉडी फैट था 12.7% एट दैट पॉइंट। सो तब से 0.4% बॉडी फैट लॉस है और वेट है 0.9 किलोग्राम। सो करंट वेट है 77.1 और बॉडी फैट है 12.3%। ठीक है, विसरल फैट मेरा 7.1 था, 7 आ चुका है, और आई थिंक सबकटेनियस जो था इट वाज 8.8। सो ये 8.6 पे चला गया। लेट मी चेक, एक देखना है यार, ये इस वीक की बात कर रहे हैं। बॉडी फैट वही है 12.7 डिसेंट में जाएं। So 12.7, then this has came down to 12.3। वो ट्रेंड जो अभी डाउन की तरफ चल रहा है, मैं चाहता हूँ कि ऐसा ही चलता रहे। स्केलेटल मसल में कोई फ़र्क नहीं आया, BMR डाउन हो गया काफ़ी। सो 1900 से 1890 पे आ गया, ऑलमोस्ट 20 के आसपास। और सब कटेनियस जो है 8.7 8.8 से 8.6 पे आया। विसरल जो है 7.2 से 7 पे आया। सो दिस वाज डे 5 और मुझे ऐसा लग रहा है कि रिजल्ट्स अच्छे खासे दिखना स्टार्ट हो रहे हैं और समवेयर मसल लॉस जो है वो भी हो रहा है फॉर श्योर।
इतना अभी डिफरेंस पे तो नहीं दिख रहा, बट मेजरमेंट्स में डेफिनेटली दिख रहा है कि समवेयर मसल मास और वो सब चीज़ें ड्रॉप हो रही हैं. सो मैं क्या सोच रहा हूँ, मैं ये सोच रहा हूँ कि जब ये मेरे एब्स विजिबल हो जाएं, राइट, मे बी 11% पे होंगे या 10% पे होंगे, उस पॉइंट पे आके आई नीड टू डिसाइड वेदर इससे भी नीचे जाना है और यहाँ से वापस से अप लाना स्टार्ट करें, बट विदाउट लूजिंग मसल. सो या गाइज, आई मीन दिस वाज डे 5 और सुपर फटीग्ड. प्री वर्कआउट जो है, प्री वर्कआउट की बॉडी को आदत हो चुकी है ऑलमोस्ट. सो इतना ये अभी इफ़ेक्ट नहीं कर रहा. इनिशियली जब मैं जिम आता हूँ तो हल्का फुल्का हार्ट रेट काफ़ी हाई होता है, बट ओवरऑल इट सेटल्स डाउन. डे 1 की तरह वाले इश्यूज़ नहीं है. आई थिंक बॉडी एक्सेप्ट कर चुकी है कि ये मैं लोड कर रहा हूँ बॉडी के अंदर. सो ये था डे 5 और अभी हम चलते हैं घर, चेंज वेंज करेंगे और उसके बाद कल मिलते हैं आपसे. ठीक है, तो कल फिर से स्टार्ट करेंगे. सो इफ यू कैन सी, करंट डेफिनेशन कुछ ऐसे है. ये पार्ट वैसा ही है सारे के सारे. आई थिंक अभी जितना भी फैट गया वो मोस्टली विस्ट्रल फैट टारगेट हो रहा है और शायद थोड़ा बहुत वाटर ड्रॉप चल रहा है बॉडी में. सो ब्लोटिंग कम हुई है आई बिलीव. आज बॉडी सो रहा है हल्की सी. ठीक है, बैक कुछ ऐसी है, राइट, पीछे से ऐसे दिखती है बॉडी, फ्रंट कुछ ऐसा दिखता है. ठीक है, और एब्स टाइट करने के भी ऐसा ही है. अभी ये स्ट्रेंथ ही नहीं है कि पता मैं फ्लेक्स भी कर सकूं. सो चलते हैं, कल सेम टाइम सेम जगह स्टार्ट करेंगे. ऑनेस्टली बोलूँ तो वर्कआउट करने लायक स्ट्रेंथ नहीं बची है बॉडी में. सो कल वर्कआउट कम रखेंगे, कल से कार्डियो में भी इंक्रीज करेंगे. द आइडिया इसकी 1-1.5 घंटे के लिए हार्ट रेट जो है वो 120 प्लस रखना है. और अभी मुझे लगता है कि ज़्यादा मसल ट्रेन करने का कोई एडवांटेज होगा नहीं, बिकॉज मैं उसको फीड तो कर नहीं रहा कुछ भी. इट्स जस्ट अ वे टू गेट फैट आउट ऑफ दैट. और करंटली अगर ऑनेस्टली बोलूँ तो फैट टारगेट ये हिस्सा है, बाकी हिस्सों पे इतना अभी फोकस नहीं है. ठीक है, सो चलते हैं और कल मिलेंगे. टिल देन सी यू, बाय बाय.